नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने एक कमेंट भी किया था और दो तीन ने मुझसे कहा भी सही कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दो, आप तो पावर सिस्टम के करवा दो। तो ये वीडियो पावर सिस्टम के क्वेश्चंस के लिए ही है। इस वीडियो में मात्र 13 क्वेश्चन ले पाया हूँ और वीडियो वैसे मैं आगे बोलूँगा कि 13 मिनट में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पर ये 13 मिनट में ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस करना और करते हुए समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जिनमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और डाउट पूछें, ताकि उन डाउट्स के आधार पर डाउट क्लियर करने के लिए और दूसरे वीडियोस बनाए जा सकें। ठीक है, तो देखिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं जेई लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब्जेक्ट पावर सिस्टम क्वेश्चन। ठीक है, कुल 12-13 क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखते हैं फटाफट। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द कंडक्टर डायमीटर डिक्रीजेज इंडक्टेंस ऑफ द लाइन। अब देखिए, इसमें जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन में दिमाग लगना चाहिए और प्रैक्टिस करते टाइम तो लगना ही चाहिए, और हमें इतने सारे क्वेश्चन कर चुके होने चाहिए कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखा हुआ मिले। तो यहाँ क्या कह रहा है ये, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कंडक्टर है जिसका डायमीटर घटाया गया है। तो इंडक्टेंस निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, चाहे सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, चाहे सिंगल कंडक्टर इस्तेमाल किया जाए, बंडल कंडक्टर इस्तेमाल किया जाए, मगर जो उस फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, 2 × 10⁻⁷ ln GMD/GMR। आप इससे समझ सकते हैं, मतलब लगभग इसी तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। जीएमडी जीएमआर के फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाएंगे, पर बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला का ये होता है, जहां पर जीएमडी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, और जीएमआर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो डायमीटर बढ़ाने से, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाने से जीएमआर बढ़ेगा। अगर जीएमआर बढ़ेगा तो नेट जो ये फ्रैक्शन है ये घटेगा, तो लॉगरिथमिक वैल्यू घटेगी, तो इंडक्टेंस घटेगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू कोर, दिस इज कॉल्ड। अगर कंडक्टर की सरफेस पर ज्यादा करंट फ्लो करे एज कंपेयर टू जो इसका सेंट्रल पार्ट है, यानी कि करंट सरफेस पर यानी कंडक्टर की स्किन पर ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्किन इफेक्ट। ये परमिएबिलिटी नहीं है, परमिएबिलिटी रिलेटेड होती है फ्लक्स से। जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स स्थापित होगी। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट होता है कि जब कंडक्टर में इतना ज़्यादा वोल्टेज हो कि आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होने लगें, और उनकी वजह से जो आर्किंग है कंडक्टर की सरफेस पर वो होने लगे, उसे कहते हैं कोरोना इफेक्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट तो चीज़ ही अलग है, LG, LG, इस तरह के फॉल्ट्स को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहा जाता है, और एक LL। ठीक है ना, उसका करंट का सरफेस पे फ्लो होने से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इज मिनिमम व्हेन, इंडक्टेंस कब मिनिमम होगी। तो अभी अपन ने ऊपर फॉर्मूला देखा था, जो L प्रोपोर्शनल होता है 2 × 10⁻⁷ ln GMD/GMR। यूं देखो कि ये जो फॉर्मूला है GMD/GMR जो मैं इसमें लिख रहा हूं, ये बेसिकली सिंगल फेज 2 लाइन कंपोजिट कंडक्टर का है ये। अगर हम 3 फेज पे जाएंगे तो ये फॉर्मूले का ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और GMD GMR की वैल्यूज में बदलाव आ जाएगा, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडक्टेंस के फॉर्मूले का ये होगा। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्या कि ln आना है, GMD/GMR आना है, और एक कॉन्स्टेंट कुछ मल्टीप्लाई होना है। इसके आधार पर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इज मिनिमम, कब मिनिमम होगा, जब GMR तो बढ़े और GMD घटे, यानी कि कंडक्टर्स का आपस में जो डिस्टेंस है, GMD क्या बताता है, जो कंपोजिट कंडक्टर्स हैं उनका आपस में मीन डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं एक इस तरह का सिस्टम लूं जिसमें मल्टीपल कंडक्टर्स हैं, ये पूरा मिलके फेज है, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें ये सारे मिलके तो फेज बनाते हैं, और एक और अपन ने यहाँ पर न्यूट्रल रिटर्न के लिए एक कंपोजिट कंडक्टर और ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है, 2 वायर में प्रत्येक वायर में 4 कंपोजिट कंडक्टर हैं, बंडल कंडक्टर है बेसिकली। तो अब GMR क्या होता है, GMR तो होता है कि इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन, यानी इन चारों को मिला के अगर मैं एक काल्पनिक कंडक्टर बीच में बनाना चाहूं कहीं पे,
तो उसकी रेडियस क्या होगी। और जीएमडी क्या होता है, क्योंकि अगर सिर्फ दो कंडक्टर होते तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही जीएमडी होता, पर अभी ये दो कंडक्टर को बांट के इस प्रकार बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनका आपस में जो मीन डिस्टेंस है, यानी इसको मैं एक जगह मान लूं काल्पनिक, इसको एक जगह निकाल लूं काल्पनिक, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालूंगा वो जीएमडी होगा। तो ये जीएमडी कैसे निकाला जाता है, और ये जीएमआर जो ये डिस्टेंस है ये कैसे निकाला जाता है, ये सब के फॉर्मूले हैं, किताब में सर्च करेंगे आप मिल जाएंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं जीएमआर बढ़ाऊं और जीएमडी घटाऊं तो ये फ्रैक्शन घटेगा, ये फ्रैक्शन घटेगा तो लॉगरिथमिक वैल्यू घटेगी, तो इंडक्टेंस घटेगा। अपन चाहते हैं इंडक्टेंस मिनिमम कब हो, जब जीएमडी तो हो लो और जीएमआर हो हाई, यही चाहते हैं ना अपन, जीएमआर हो हाई और जीएमडी हो लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अब कुछ एग्जाम आप अपियर करेंगे तो कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसा अपन को क्वेश्चन चार्ट दिख रहा है, इकोनॉमिक साइज ऑफ ए कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय मतलब किरचॉफ्स लॉ, तो करंट और वोल्टेज के लॉ बताए हैं, फेराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बताए हैं। अगर ये दोनों आंसर नहीं है तो डी भी नहीं हो सकता, बचा क्या, केल्विन्स लॉ। आंसर भी केल्विन लॉ ही है इसका। केल्विन लॉ की मदद से अपन किसी भी कंडक्टर की इकोनॉमिक साइज मतलब किस डाया का कंडक्टर में यूज करना है वो पता चलता है। स्किन इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, पांचवा क्वेश्चन। स्किन इफेक्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, इन तीन बेसिकली तीनों पे डिपेंड करता है। आंसर होगा इसका ऑल। कैसे निर्भर करता है ये, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। स्किन इफेक्ट होता क्या है बेसिकली वो अपन देख लेते हैं एक बार। स्किन इफेक्ट होता है ये कि करंट जब मान लो कि पूरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक करंट का लोकेशन में यहाँ मान लेता हूँ कि भाई यहाँ से जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना ही इस डॉट से भी फ्लो हो रहा था। ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी कंडक्टर का, और अपन ये मान लेते हैं कि जितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था इस डॉट वाले एरिया में से, उतना ही करंट इस डॉट वाले एरिया में से हो रहा था। इसी प्रकार अलग अलग डॉट जो आप बनाएंगे समान, उन सभी में से लगभग बराबर करंट फ्लो हो रहा है, अपन ऐसा मान लेते हैं। बेसिकली अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पर, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को छोटे छोटे पतले पतले कंडक्टर्स का समूह मान रहे हैं, और उन सभी छोटे छोटे पतले पतले कंडक्टर्स में से समान करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लो ऐसा होता है, एक जैसा करंट फ्लो होता है इन दोनों में से, पर इन दोनों के साथ फिर भी एक अंतर रहेगा, क्या कि जो अंदर वाला कंडक्टर है उसकी फ्लक्स लिंकेज तो बाहर वालों की फ्लक्स की वजह से भी होगी। यानी कि एक फ्लक्स जो अंदर बन रही है ये अंदर वाले को तो लिंक करती है, पर ये वाला फ्लक्स का लूप बाहर वाले को लिंक नहीं करता। जबकि बाहर वाले की जो वजह से जो फ्लक्स का लूप बन रहा है, मान लीजिए एक बड़ा फ्लक्स का लूप मैं ये मान लूं, ये वाला बड़ा फ्लक्स का लूप अंदर वाले को भी लिंक करता है, और अंदर वाले को भी लिंक करता है और बाहर वाले को भी लिंक करता है। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है जो अपन को यहाँ पे दिख रही है कि अंदर वाला जो कंडक्टर है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा फ्लक्स लिंकेज रखता है एज कंपेयर टू बाहर वाले से। तो जिसकी ज्यादा फ्लक्स लिंकेज है उसका इंडक्टेंस भी ज्यादा है। अपन सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट। तो अंदर वाले की अगर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है तो अंदर वाले का इंडक्टेंस ज्यादा है, अंदर वाले का इंडक्टेंस ज्यादा है तो ओमेगा एल अंदर वाले का ज्यादा है, ओमेगा एल अंदर वाले का ज्यादा है, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर अंदर वाले का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है बाहर वाले की तुलना में, तो करंट हमेशा लो रिएक्टेंस या लो इम्पीडेंस पाथ से जाना चाहता है, इसलिए करंट थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और स्किन मतलब नियर द सरफेस फ्लो ज्यादा करता है एज कंपेयर टू सेंटर। यानी अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो सेंटर, एकदम सेंटर पर तो करंट जीरो ही होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू जो उसकी सरफेस पर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना। तो इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी का भी रोल है, ओमेगा आ गया। कंडक्टर की साइज कितनी है, या होलो कंडक्टर है या ट्यूब कंडक्टर है, या पूरा मतलब अंदर पूरा फर्म कंडक्टर है, मटेरियल किस प्रकार का यूज किया गया है, कितना किसका रेजिस्टेंस है, कैसा कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है, तो तीनों ही चीजें अफेक्ट करती है अपने स्किन इफेक्ट को। नीचे आ जाते हैं, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस देन एसी रेजिस्टेंस। क्यों होगा, क्योंकि जब डीसी की बात कर रहे हैं तो ओमेगा जो है वो जीरो है, ओमेगा जीरो है तो ये स्किन इफेक्ट का असर ही खत्म हो गया। और जैसा स्किन इफेक्ट होता है वैसा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या कहता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहता है कि अगर मेरे पास दो कंडक्टर हैं जो पास पास रखे हुए हैं,
तो इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये एक में से करंट जा रहा है, एक में से करंट आ रहा है, अपन इस तरह से मान लेते हैं। तो होगा क्या इसकी वजह से कि ये कुछ फ्लक्स बनाएगा जो इसके कुछ पोर्शन को लिंक करेगी, ये वाला कंडक्टर कुछ फ्लक्स बनाएगा जो इसके कुछ पोर्शन को लिंक करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें करंट I1 मान लेता हूँ, इसमें करंट I2 मान लेता हूँ, इसकी वजह से बनने वाली फ्लक्स φ1 मान लेता हूँ, इसकी वजह से बनने वाली फ्लक्स φ2 मान लेता हूँ। तो ये φ2 जो इसमें से लिंक करेगी, उसकी वजह से जो ये वाले पोर्शन है, इस पोर्शन का वापस से वही इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। इसी प्रकार φ1 जो इधर के लिंक करेगी, इससे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि जो स्किन इफेक्ट आ रहा था, स्किन इफेक्ट क्या आ रहा था कि भाई अंदर वाले पोर्शन का ज्यादा फ्लक्स लिंकेज है, इसलिए अंदर वाले पोर्शन का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, इसलिए करंट क्या है, बाहर शिफ्ट हो गया था। पर बगल वाले कंडक्टर की वजह से भी थोड़ा सा फ्लक्स लिंकेज हुआ, तो यहां भी अंतर आ गया। इधर वाले पोर्शन का ज्यादा फ्लक्स लिंकेज है एज कंपेयर टू उधर, तो यानी करंट थोड़ा सा इधर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं एक कंडक्टर की स्थिति देखूं तो वो कंडक्टर की स्थिति क्या हो गई, इस कंडक्टर की स्थिति देख रहे हैं अपन कि एक तो करंट अंदर भी ज्यादा नहीं हो सकता और इस साइड भी ज्यादा नहीं हो सकता, यानी करंट कुछ इस साइड से ज्यादातर फ्लो कर रहा होगा। यानी कि अगर दो कंडक्टर आपस में पास पास भी रखे हैं तो उनकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल क्रॉस सेक्शन में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अंतर आ जाता है। इस प्रकार का, एक तो ये स्किन इफेक्ट की वजह से बाहर चला गया, दूसरा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से एक तरफ सरक गया करंट। पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, दो कारणों की वजह से, एक तो है स्किन इफेक्ट और एक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो अब टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया था पूरा ए, पर करंट मोस्टली फ्लो हो रहा है इधर से, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो इफेक्टिव है, जो उपयोगी है, वो तो ए से तो बहुत कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्योंकि अपन जानते हैं रो एल बाई ए रेजिस्टेंस होता है, अगर ए कम होएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एक्चुअल जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो तो घट गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए कहा जाता है कि एसी के केस में जब एसी करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में से, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू एसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ड्यू टू डीसी, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का रोल ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है तो फ्लक्स लिंकेज नहीं है, फ्लक्स लिंकेज नहीं है तो ये रिएक्टेंस नहीं है। इसलिए डीसी करंट तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से फ्लो होता है, जबकि एसी एक पोर्शन में से गायब हो जाता है, एक पोर्शन में ही फ्लो होता है। तो डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू एसी रेजिस्टेंस। क्यों? ड्यू टू बोथ। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन टू ट्रांसमिट पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज्ड। इसमें से क्या डिक्रीज होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे सामने, वोल्टेज, लाइन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और या तीनों। तो देखो, जो पावर ट्रांसमिशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे अपन ने इंडक्टेंस के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर याद रखा 2 × 10⁷ ln GMD/GMR, ऐसे ही पावर ट्रांसमिशन का जो बेसिक फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो है EV/X sin डेल्टा। आप इसको जरूर याद रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। E क्या है? सेंडिंग साइड का वोल्टेज, V क्या है? रिसीविंग साइड का वोल्टेज, X है ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस और साइन डेल्टा है इन दोनों के बीच में जो पावर एंगल है या फेज एंगल का डिफरेंस, जिसको पावर एंगल या ट्रांसमिशन एंगल अलग अलग किताबों में बड़ी अलग अलग टर्म बोली जाती है। बेसिकली क्या है ये कि ये ई भी एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ई को मैं ई एंगल 0 लिख दूं और वी जो है हमारा मैग्नीट्यूड वी और एंगल डेल्टा ऐसे लिखा जाए तो डेल्टा -0, ये डेल्टा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 होता तो डेल्टा 2 - डेल्टा 1 लिया जाता है। यहाँ पर इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल 0 है, तो डेल्टा -0 डेल्टा यहाँ आ रहा है। अगर ये डेल्टा 2 डेल्टा 1 होता तो डेल्टा 2 - डेल्टा 1 यहाँ आ जाता। तो यहाँ पर अगर मुझे P बढ़ाना है, जो हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो मुझे क्या घटाना होगा? अगर मैं E, V, डेल्टा तीनों को घटाऊंगा तो ये घट जाएगा। मुझे घटाना क्या है? सिर्फ X घटा सकता हूं, तो लाइन इंडक्टेंस मुझे घटानी है, आंसर हो जाएगा B। ठीक है,
बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या इंक्रीज होगा? अभी अपन ने बात करी थी, अगर बंडल कंडक्टर में यूज कर रहा हूं, बंडल कंडक्टर अगर मैं यूज कर रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा भी कर सकता था कि मैं एक कॉमन कंडक्टर यूज करता इस पूरे बंडल की जगह, पर ऐसा करने से मेरा मतलब इधर जाने का फायदा मिलता है मुझे, इंडक्टेंस मेरा कम हो जाता है सिस्टम का, क्योंकि जीएमआर बढ़ जाता है। बेसिकली अपन ने क्या किया, इस कंडक्टर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने इसको फैला दिया 4 टुकड़ों में। तो बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या इंक्रीज होता है? जीएमआर इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। बंडल बंडल यूज करने से, अगर मैं बोलूं कि 2 बंडल को दूर करने से क्या इंक्रीज होता है, तो जीएमडी होता है। पर मैं बोल रहा हूं अगर बंडल कंडक्टर मुझे यूज करना है या बंडल कंडक्टर में यूज कर रहा हूं तो मेरा क्या बढ़ रहा है? मेरा जीएमआर बढ़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड ट्रांजिशन वोल्टेज नहीं है? वापस से डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। 400 केवी आपने सुना है, 750 765 केवी आपने सुना है, 11 केवी सुना है, 190 केवी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ओवरऑल डायमीटर डी ऑफ ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जिसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके सामने बनाता हूँ यहाँ डायग्राम। ये तो सेंटर का कंडक्टर है, जितने भी ACSR कंडक्टर होते हैं वो सब मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर होते हैं। तो ये एक तरीके से 2 लेयर कंडक्टर हो गया, जिसमें अंदर वाली तो स्टील की एक केबल रहती है स्ट्रेंथ देने के लिए, और बाहर वाली एल्यूमिनियम की रहती है। स्ट्रक्चर अलग भी हो सकता है, किताब में डायग्राम देखेंगे तो और अलग मिल जाएगा आपको, पर इसका जो बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है ये वाला, जहां पर n नंबर ऑफ लेयर्स हैं, d प्रत्येक स्ट्रैंड का डायमीटर है। तो आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। पर ये जो क्वेश्चन था इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। कैसे? कि अगर मैं नंबर ऑफ लेयर 1 रख दूं, अंदर वाली लेयर को भी 1 लेयर गिना जाता है, ये दूसरी लेयर आ जाती है। कंसेप्ट समझिए आप, अंदर वाली लेयर को जीरो लेयर नहीं बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं फर्स्ट लेयर। फिर उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेकंड लेयर। मैं इसके ऊपर जब और कंडक्टर लगाऊंगा तो इसको बोला जाएगा थर्ड लेयर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेयर यानी n बराबर 1 रखने पर, लेयर नंबर 1 रखने पर जो इसका इंटरनल डायमीटर है d, स्मॉल d, फाइनल d भी वही आना चाहिए ना। मतलब d बराबर d हो जाना चाहिए फॉर n इक्वल टू 1 फर्स्ट लेयर के लिए, कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही कंडक्टर है, सिंगल स्ट्रैंड। तो n बराबर 1 रख के देख लो चारों में, किसमें d बराबर d आ रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ n बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो हो गया, यानी ये आंसर नहीं है। अगर यहाँ n बराबर 1 रखूंगा तो 2 माइनस 1 बाई डी, ये तो डायमेंशन ही d की नहीं आई। मतलब यहाँ तो 1 बाई डी माइनस हो रहा है 2n में से, तो ये जो इसकी डायमेंशन निकली वही डायमीटर की नहीं निकली, मीटर में नहीं आ रहा है, ये 1 अपॉन मीटर आ रहा है कुछ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ आ जाते हैं अपन, d बराबर d, इधर भी d, लेफ्ट हैंड साइड भी d, राइट हैंड साइड भी d, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। बचा क्या सिर्फ ये, n बराबर 1 रखोगे, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी मिला d, यानी ओवरऑल डायमीटर बराबर आ रहा है सिंगल स्ट्रैंड डायमीटर के। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इज प्रोपोर्शनल टू। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा फास्ट कंफ्यूजन हो जाता है। पर जब हमें वेट निकालना होता है तो वेट निकाला जाता है, या वेट डिपेंड करता है लॉसेस पे, लॉसेस डिपेंड करते हैं पावर पे। किसी भी कंडक्टर में जो पावर लॉस है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, और आर में हम जानते हैं आई स्क्वायर रो एल बाई ए। ठीक है, और ये तो पावर लॉस चल रहा है अपना, तो यहां से मैं ए निकाल सकता हूं, जो कि निर्भर करता है पी बाई आई स्क्वायर रो बाई एल। ठीक है, इस आई में अपन वी बाई आर का फैक्टर ला सकते हैं, और ए अगर मुझे पता है किसी भी चीज का, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, अगर मान लो ये कंडक्टर है हमारा और मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसकी लेंथ एल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को वेट मिल जाएगा। यानी वेट बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ए इंटू एल, ए इंटू एल इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर मान लेते हैं तो।
तो यानी ये भी कांस्टेंट चीज है, लेंथ भी कांस्टेंट चीज है। वेरिएबल क्या है, ए में परिवर्तन आ सकता है, ए क्योंकि ए डिपेंड करता है क्या करंट हमें फ्लो कराना है। ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा ए रखना पड़ेगा, कम करंट चाहिए तो कम रखना पड़ेगा। अब 1/i² के प्रोपोर्शनल तो आ रहा है, यानी वेट जो होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/i²। तो 1/i² है तो आई को v/r लिखा जा सकता है, तो यानी w जो होगा वो हमारा 1/e² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई को क्या लिख सकता है अपन, e/r, r वापस ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा वेट है वो प्रोपोर्शनलिटी आ रही किसके, 1/e² के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ACSR कंडक्टर जो होते हैं, ACSR कंडक्टर है ऑल कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आउटर कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कोर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो सिंपल सा अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया ही है। यहाँ पर जो ACSR कंडक्टर होता है उसमें अंदर वाला एक कंडक्टर या एक या दो, अगर मोटा कंडक्टर है तो आयरन के भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। और जनरली जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली भी या किताबों में जो लिखा है कि अंदर वाला एक कंडक्टर कम से कम स्टील का होता है जो इसको मजबूती देता है, और बाकी बाहर वाले एल्यूमिनियम के होते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आउटर कंडक्टर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जेई में भी आ चुका है कई बार। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी सेम रहेगी। देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है कि जो नियरेस्ट कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर के जो नियरेस्ट डिस्क है उस पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, नंबर ऑफ डिस्क इनटू जो नियरेस्ट डिस्क है V1 उस पे उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज स्ट्रेस है, डिवाइड बाय जो टोटल वोल्टेज है लाइन का, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो इससे इसमें जो बेसिकली इफेक्ट आता है फ्रीक्वेंसी का आता है जब अपन डेरिवेशन करते हैं, पर वो डेरिवेशन के दौरान आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा टर्म कट जाती है दोनों तरफ से। बेसिकली इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसके अनुसार ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। आप अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन एक बार देख लेंगे किताब में तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एफिशिएंसी या स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते टाइम जो ओमेगा है वो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाती है फॉर्मूले में। जब ओमेगा कैंसल आउट हो जा रही है तो ये सीधी सी समझने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, 100 हर्ट्ज हो, चाहे 1000 हर्ट्ज हो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी सेम रहेगी क्योंकि ये रेशियो है वोल्टेज का। इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं आएगा। डेरिवेशन से भी आप समझ सकते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसका अलग से एक अपन वीडियो भले ही देख लेंगे, उसमें मैं आपको बेकायदा बता दूंगा कि भाई फ्रीक्वेंसी का असर नहीं पड़ता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने कहीं एग्जाम में आ जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे और इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये तो 13 क्वेश्चन थे जो अपन ने देखे हैं। उम्मीद करूंगा आप इससे ज़्यादा क्वेश्चंस खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और डाउट पूछेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट के और पावर सिस्टम के, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैं अभी पावर सिस्टम के क्वेश्चंस लूँगा। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ और उम्मीद करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और डाउट पूछेंगे, क्योंकि डाउट जब आप पूछेंगे और उनकी क्लेरिफिकेशन के लिए जब वीडियोज़ बनेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको भी और बच्चों को भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।